Please come. Good afternoon. Good afternoon. Please have your seat. Thank you. Introduce yourself. My name is Amit Kumar. My graduation and from BHU इकोनॉमिक्स 2016 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में BHU से हुआ। अभी हम करंटली प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सिविल सर्विसेज। Why have you decided to join civil service? सर इसमें वो एक जो आप पढ़ते हैं, आज तक जो आप पढ़े हैं उसका प्रॉपर वो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कर पाते हैं। दूसरा है कि आपके पास एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करने के लिए। तो तीसरा है कि आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज है, जो रिसोर्सेज आपके पास कम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटी जो है इस सर्विस में मिलती है। कृपया हमें यह बताइए कि लीडर और फॉलोअर दोनों में क्या है? लीडर जो होता है वो एक उसके पास एक विजन होता है, फॉलोअर जो होता है उस विजन को फॉलो करता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो सॉरी सर गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट वो जो सरकार चुनी ये एक विधायी प्रक्रिया के द्वारा चुनी जाती है उसे सरकार कहते हैं। बहुत अच्छा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट? सर इसमें सब ये है कि एक आपकी जो डेली एक्टिविटीज जो होती है ये आपके जीवन से रिलेटेड है। सुबह से शाम जिंदगी भर जो आपका जो है इकोनॉमी के अराउंड घूमता है। आपकी जो भी डिसीजंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स होता है। आगे इसमें आप ये जो आप मेरा बैकग्राउंड साइंस था तो वहाँ पे भी अगर एक डिफरेंट ऑप्शन मैंने सब्जेक्ट पढ़ने का जो था वो इसमें अपॉर्चुनिटी था कि हम अपना जो पीछे मैथ्स पढ़े हैं उसका अप्लीकेशन जो है इस सब्जेक्ट में है, तो वो चीज़ पढ़ने का एक इसलिए। तो आपने साइंस को चेंज करके इकोनॉमी आपने क्यों लिया? आप तो जो साइंस स्ट्रीम के साथ भी कंटिन्यू कर सकते थे। सर क्योंकि ये एक फिर हम डाइवर्ट ऑप्शन जो आगे का जो मेरा वो था ये जर्नी था जहाँ मुझे जाना था उसके लिए मुझे ये एक परफेक्ट सब्जेक्ट लगा, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स को चूज किया। बहुत अच्छा। So please tell about the wholesale price index. How many items are included in it? सर होलसेल प्राइस इंडेक्स में एग्जैक्ट तो सर नहीं, लेकिन अराउंड फिगर 400 समथिंग, No, 600 समथिंग 697. और एग्जैक्ट इसका बेस ईयर क्या है? 2011 पर कौन इसको पब्लिश करता है और कितने Commerce. अंतराल पे करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कितने अंतराल पर? सर 6 महीने। Are you sure? नो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? ये RBI। Are you sure? नो ये नेशनल स्टेटिस्टिकल सर NSO। इसका बेस ईयर क्या है? 2011 बार। ये 2012 है। नहीं 2011 बार श्योर है? श्योर। अच्छा, कितने आइटम्स हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में? इसमें भी सर 400 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। रूरल और अर्बन दोनों अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसके बारे में बताइए। सर क्योंकि दोनों रूरल का जो और अर्बन का जो कंजम्पशन होता है वो अलग अलग होता है। क्यों किसी के ये फूड जो होता है गांव में ज़्यादा है उसका जो वेटेज होता है उसमें ज़्यादा दिया जाता है। अर्बन का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो अलग होता है, उसमें वो उसका वेटेज अलग दिया जाता है। इसके थ्रू ये पता चलता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं डेली उसका जो इन्फ्लेशन है मार्केट में जो प्राइस है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। कृपया हमें यह बताइए कि फिस्कल ईयर 2022-23 में भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया? सॉरी सर। अच्छा, फॉरेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बता दीजिए। सर गोल्ड है, रिवर्स टेंशन है और STF है और SDF या SDR की बात कर रहे हैं? सॉरी SDR और फॉरेन करेंसी जो है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सर किसी कंट्रीज के द्वारा जो एक साल में दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रेड किया जाता है तो उसका जो अकाउंट होता है पूरे एक साल का वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? सर इसके कैपिटल और करंट अकाउंट होते हैं, ट्रेड होते हैं, सर्विसेज होते हैं और रेमिटेंसेज जो आते हैं वो होते हैं, फिर अब FDI हो गया, FFI हो गया, ये सारे जो ये कंपोनेंट हैं इसका। अच्छा, हमें यह बताइए कि SDR के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से इसमें शामिल है? SDR में सर US की जो करेंसी है डॉलर वो है, जापान की करेंसी है, चाइना की करेंसी है और सर इतना। LPG की पॉलिसी कब आई थी? 1991 में। अच्छा, कृपया हमें यह बताइए कि वंस द LPG पॉलिसी वाज अनवील्ड बाय द गवर्नमेंट, व्हाट 3 मेजर्स इमीडिएटली वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर सबसे पहले जो है
नहीं, ये बजट में जो सबसे पहले ये जो इंडस्ट्रीज थी, जो लाइसेंसिंग था, ओके, उसको हटा दिया। वेरी तो गुड, उसके 5 ये सेक्टर थे जहाँ पे सिर्फ लाइसेंस को रखा गया, बहुत अच्छा। बाकी सारा हटा दिया। बाद उसके बाद सर बैंकिंग जो सेक्टर थी उसको अनरेगुलेट कर मैंने फ्री कर दिया कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो कर सकते हैं। और सर दूसरा कि एफडी ये इकोनॉमी को जो है ओपन किया दूसरे कंट्रीज के साथ कि आप भी यहाँ पे आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, यह बताइए कि अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएसए। या चाइना है? यूएसए। श्योर है? अच्छा, ट्रेड का वॉल्यूम कितना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों को मिला लें तो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मिला अराउंड आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। रेमिटेंसेस क्या होता है, कृपया बताइए। सर, जब हमारे कंट्रीज के लोग जब दूसरे देश में बाहरी देश में जाते हैं और वहाँ अर्न करते हैं और वो अर्निंग्स मनी यहाँ पे जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनको जो भेजते हैं वो रेमिटेंसेज होता है। विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश है जिसको रेमिटेंसेस में इंडिया। कितना वॉल्यूम था पिछले साल? 100। श्योर है? यस सर। ओके, सेकंड हाईएस्ट? मैक्सिको। अच्छा, ये बताइए कि एफडीआई जो आता है किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया था पिछले साल? सर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर जो उसमें ज़्यादा। बहुत अच्छा। अच्छा, कृपया हमें यह बताइए कि बिहार का जीडीपी का साइज क्या है? बिहार का सर ये 6 पॉइंट समथिंग लाख करोड़। इंडिया? इंडिया का सर ये 3.45 ट्रिलियन। अच्छा, और जो बजट का साइज है इंडिया का कितना था पिछले साल? सर इंडिया 39 पॉइंट समथिंग लाख करोड़। वेरी गुड। बिहार का? बिहार का सर पिछले साल 2.61 लाख करोड़। अच्छा, चलिए अब बताइए कि आप मानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है? यस। अच्छा, क्यों ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि बिहार का जो ये सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है वो बिहार में। दूसरा हेल्थ सेक्टर में बिहार का जो है वो बहुत ही नीचे स्थान। एजुकेशन में बिहार का जो है वो रैंकिंग है जो सबसे नीचे है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी अभी बहुत ही वीक है। इंडस्ट्री जो है यहाँ पे बहुत वो कम है। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी सरकार जो पिछले 18 सालों से एक ही पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो बिहार की ये जो स्थिति है ये बहुत ही अफसोसजनक है? सर ये सरकार जो है वो अपने स्तर पे अपने लेवल पे काम कर रही है और किसी भी इकोनॉमी को तुरंत बूम या बूस्ट नहीं किया जाता। उसके बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं जिसको कि दूर किया जाता है। और पर वर्तमान जो सरकार 18 साल से चली आ रही है वो इस पे काम करे जिसमें कि बहुत सारे उसने सफलता भी हासिल किया है। तो इसलिए बहुत अच्छा। सिर्फ इस सरकार को मैंने इस तरह की दोष देना वो सही नहीं। अच्छा, यह बताइए कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किस आर्टिकल में मेंशन है? 148। इस पद का सृजन कब हुआ था? ये सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। बहुत अच्छा। हुआ। अच्छा, जो ब्रिटेन की कैग है और भारत के कैग में मुख्यतः क्या अंतर है? तो ब्रिटेन की कैग जो है उसके पास जो फाइनेंशियल जो खर्च होते हैं उसको भी रेगुलेट वो करता है, उससे ऑथराइज होके वो खर्च हो। लेकिन भारत में जो है ये पावर जो यहाँ की कैग है उसके पास नहीं। वो सिर्फ बाद में जब खर्च हो जाता है तो उसको वो ऑडिटिंग कर सकता है। अच्छा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दोनों में क्या संबंध है? सर पब्लिक अकाउंट जो कंप्यूटर जनरल ऑफ इंडिया ये जो कैग जो है वो उसको जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो फाइनेंशियल जो 3 एक वो होती है उसको जांच करने में वो हेल्प कैग जो है वो मदद करती है। अच्छा, कृपया यह बताइए कि कैग की रिपोर्ट सबसे पहले किनके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास। उसके बाद का प्रोसेस? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। उसके बाद? उसके बाद वहाँ पे उसको प्रस्तुत किया जाता है फिर और बताओ। उसके बाद वो जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। यह बताइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 22। वेरी गुड। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। अच्छा, बहुत अच्छा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यह पद कब बना था? ग्रेट। यह बता दीजिए कि अकाउंट्स और ऑडिट कब दोनों फंक्शन को अलग किया गया है? अच्छा, आर्टिकल 110 क्या है? ये बजट से रिलेटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 क्या है? 110 शायद मनी बिल। सर यस। 117 क्या है? अच्छा, अंतिम प्रश्न हमारी तरफ से। मनरेगा में आपने सुना होगा कई बार ऑडिटिंग की समस्या होती है, ये समस्या क्या है? मैं इसको एक अलग तरह से आपसे पूछता हूँ
कि मनरेगा में भ्रष्टाचार का इश्यू आपने देखा होगा, तो कई बार यह देखा गया है कि ऑडिटिंग में समस्या के कारण ही जो है भ्रष्टाचार रुक नहीं पाता है मनरेगा जैसी स्कीम में। अब इसका उत्तर देना चाहेंगे आप? सर मनरेगा में ये एक सोशल ऑडिटिंग करके आया है जी। तो सोशल ऑडिटिंग के कारण ये हो रहा है। और सबसे जो इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑडिटिंग का वो है कि हर साल हर स्कीम की ऑडिटिंग नहीं होती। वो लंबे टाइम के बाद किसी स्कीम की अकाउंट ऑडिटिंग होती है जिस कारण वो पता नहीं चलता। और वो जो लोकल लेवल पे जो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो उस लेवल का नहीं हो पाता है, जिस कारण जो करप्शन होता है, जो प्रॉब्लम है ऑडिटिंग में मनरेगा में। सर इतना ही सर बता सकते। बहुत अच्छा, थैंक यू। अमित कुमार जी, वॉलीबॉल खेलते हैं आप। यस वॉलीबॉल की शुरुआत कब हुई थी? सर 80-85 में कहाँ हुई थी शुरुआत? यूएसए वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका। श्रीलंका का। और किसी देश का? ओके, कोई बात नहीं। कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में? 6 प्लेयर होते हैं दोनों से। और कोर्ट की लंबाई क्या होती है? 18 मीटर। नेट की लंबाई? 2.67 मीटर। ठीक है। संसद में कितने सत्र होते हैं? जनरली ये 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से थे? एक मॉनसून, एक शीतकालीन, एक बजट। बजट सत्र अभी होने वाला है, कब से शुरू होगा? ये 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। ओके। आर्टिकल 360 के बारे में बताएं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ओके। भारत में कभी लागू किया गया है? नो। नहीं लागू किया गया। ओके, अगर लागू किया जाएगा तो कितने समय तक लागू इसे किया जा सकता है? एक बार ये अगर पार्लियामेंट से वो पास हो गया तो ये कंटिन्यू रहेगा जब तक इसको वो नहीं किया, बंद नहीं किया जाए। ओके। भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किन्हें दिया गया था? अमर्त्य सेन को। और इस बार भारत में नहीं, इस साल जो नोबेल दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? क्लाउडिया ग्लोरी। क्यों दिया गया है उन्हें? वो फिर जेंडर जिसके बजट ये वेज में जो जेंडर का वो है डिस्पैरिटी है उसके लिए उनको दिया गया। ओके। अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीएनआर सुब्रमण्यम। ओके, और उपाध्यक्ष कौन है? नोबल। कोई बात Sorry. नहीं। भारत में अगर हम देखते हैं तो आप पिछड़े पर मतलब हम लोग विकसित नहीं है, विकासशील देश है ना? भारत के संदर्भ में हम पूछ रहे हैं इसे विकसित बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर विकसित बनाने के लिए जो होना चाहिए वो पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया का वो बहुत लो है। तो अगर हमें विकसित श्रेणी में आना है तो हमें अपने पर कैपिटा इनकम पे फोकस करना हो, जो एक ट्रेंड जो है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं, डेवलपिंग लिस्ट डेवलप कंट्रीज। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जो हम इन्वायरमेंट को अगर उसमें इंक्लूड करते हैं, उसकी वैल्यूएशन करते हैं कि अगर हम किसी रिसोर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं तो कितना उससे मेरा इन्वायरमेंट का लॉस हुआ, और उसको हम एड अप और सब्ट्रैक्शन करके जो फाइनल आता है उसको हम ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। $1 कितने भारतीय रुपए? 80 के अराउंड। 82 के आसपास। जीएसटी कब लागू किया गया? 2017 में डेट हुई 1 अप्रैल। 1 अप्रैल की। 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई। ओके, चलिए कोई बात नहीं। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था भारत का? कंफर्म गेस कर सकते हैं। हाँ, गेस कीजिए। महाराष्ट्र या असम। कहाँ का मॉडल है जीएसटी मॉडल, हमने कहाँ से अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का। आप श्योर है? नो। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? नो सॉरी। ओके, कोई बात नहीं है। जीएसटी की प्रमुख दर क्या क्या है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के बारे में आप हमें बता दें। एसजीएसटी जो नल जल योजना का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ है, लेकिन वो जो फंक्शनिंग है उसमें वो कमी दिखती है। कैसे इसमें सुधार होना चाहिए? इसमें सुधार जो ग्रामीण स्तर जो पंचायती राज है उसके जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन करके जहाँ पे वो फंक्शनिंग नहीं है उसको चालू करवा के जो होना चाहिए, वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन कम है, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से स्कीम होना चाहिए। बिहार में किस जिले का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा? पटना। अच्छा, और
आप मुझे ये बताइए विश्व ने कितने बार रिसेशन का दौर देखा है? 2-3 बार। 3 बार या 2 बार? चलिए कोई 3 बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसका मेन कारण क्या था? अमेरिका की जो लेहमन ब्रदर्स की कंपनी थी, होम लोन का क्राइसिस था, ये था मेन रीजन उस टाइम। अच्छा, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है ये? ये करंट अकाउंट डेफिसिट और सॉरी कॉल नेक्स्ट। चलिए कोई बात नहीं। IMF और वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दोनों संस्थाओं ने कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प किया, जरा हमें शॉर्ट में बता दीजिए। ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है, आईएमएफ जो है वो अब जो बीओपी की जो क्राइसिस होती है, शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस किसी कंट्री में आती है, उसमें वो हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक जो है, जो दोस्त गरीब हैं जिसको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो देते हैं। जैसे कि इंडिया का 1991 का जो क्राइसिस आया, उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है, दोनों ने हेल्प करके कंट्रीज को वो उससे बाहर निकाल के। श्रीलंका की क्या स्थिति है अभी? श्रीलंका की अभी जो आईएमएफ से वो बात चले, वो बेल आउट पैकेज का जो है, वहाँ क्या पे होता है बेल आउट पैकेज? किसी भी कंट्रीज का जो बीओपी क्राइसिस जब आते हैं, जब वो लोन चुका नहीं पाती है, तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो उनको उससे निकलने के लिए एक लोन देती है, वो बेल आउट पैकेज। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप किसी फीमेल इकोनॉमिस्ट का नाम रिकॉल कर पा रहे हैं तो बता दीजिए। सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945। वर्ल्ड बैंक उसी टाइम इसी टाइम में हुई थी, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है? स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार की जो है, ये दशरथ मांझी स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, इसके थ्रू जो है वो लोगों को वो कर रही है। दूसरा डिफरेंट ये आईटीआई जो है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है नई नई ये टाटा कंपनीज के साथ रिसेंटली कोलैबोरेशन किया था, जो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको कोलैबोरेट करके लोग जो स्टूडेंट हैं, चाहे जो जिनके पास स्किल है, उनको वो कर रही है, टारगेट कर रही है। अच्छा, बिहार में कृषि में क्या क्या समस्याएं अभी आप देख पा रहे हैं? बिहार में कृषि की जो समस्या है, वो सबसे बड़ा जो वो खेत का जो आकार है, लैंड होल्ड साइज है, वो बहुत स्मॉल है। दूसरा है कि यहाँ के किसान के जो वैल्यू एडिशन जो है, जो प्रोडक्ट में होना चाहिए, वो नहीं है। तीसरा है मार्केटिंग उनके प्रोडक्ट का नहीं है। अच्छा, इनमें सुधार के लिए आप अपनी तरफ से कोई 3 सुझाव दीजिए। गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है फूड प्रोसेसिंग के थ्रू गवर्नमेंट इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीम चलती है ई-नैम स्कीम, इसके थ्रू भी जो फार्मर है उनके अपने प्राइस जो है, उनको एक अच्छी प्राइस मिल सकती है। और बिहार में मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, IL और FS क्राइसिस हुआ था अभी हाल ही में, क्या है ये क्राइसिस, शॉर्ट में बताइएगा हमें। ये जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसको कि लोन के बारे में था, तो वहाँ पे वो शायद वो सॉरी, अच्छा, MSME का डेफिनेशन क्या है, नया डेफिनेशन? ये दोनों टर्नओवर के बेसिस पे, और कैसे क्या टर्नओवर? 5 करोड़ जो है वो, जो एकदम से ये है, जो सबसे स्मॉल है उनके लिए, फिर 50 करोड़ है, फिर टू 50 करोड़ है। इस तरीके से उसको डिवाइड किया गया। अच्छा अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल पार्टीज को वो चंदा जो मिलता है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लाई थी, पॉलिटिकल बॉन्ड। तो ये अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बता दीजिए हमें। वीक पॉइंट? आपके रोल मॉडल कौन है? PM विश्वकर्मा योजना क्या है? ये मैम, जो आर्टिसंस जो है, जो पहले के जो आर्टिसंस थे, उनके लिए जो है गवर्नमेंट जो एक स्कीम लाई है। उनको जो न्यू टूल्स जो है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्निक जो है, न्यू डिजाइनिंग जो है, उनको वो ट्रेंड करेंगे और उनके उनके स्किल्स को बढ़ाएं। कब लॉन्च किया गया था ये पर्टिकुलर डेट? 17 सितंबर, क्यों? उस दिन विश्वकर्मा पूजा था। थैंक यू वेरी मच, ये इंटरव्यू इज ओवर। अमित कुमार जी,
बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आपसे फैक्चुअल सवाल बहुत पूछे गए हैं आज। हम लोगों ने इस तरह से बनाया था कि हम आपका टेस्ट करना चाह रहे थे कि फैक्चुअल कंट्रोल कितना है। बहुत शानदार कंट्रोल है आपको। इकोनॉमी हम लोगों ने लगभग स्कैन कर दिया और आपका बायोडेटा को भी लगभग हम लोगों ने स्कैन किया है। नॉलेज आपका बहुत शानदार है। उससे पहले हम लोग सॉफ्ट स्किल्स पे आते हैं जो इंटरव्यू के लिए ज़रूरी है। आपका एंट्री बहुत अच्छा हुआ। आप बहुत ही पोलाइट स्पीकर हो। लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया। आप बहुत ही पोलाइटली बोलते हो। आप हिंदी आपकी अच्छी है। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। स्थिर बैठते हो। थोड़ा-सा हाथ को आप नीचे रख सकते हो। थाई के पास सॉरी, वहाँ रखिए। आई कॉन्टैक्ट आपका बहुत अच्छा रहता है। आपका नॉलेज बेस बहुत शानदार है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका शानदार है। ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस लेवल आपका है, जो मार्क्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ-कुछ चीज़ों को आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कि बिहार क्यों बैकवर्ड है? तो आपको बोलना चाहिए कि बिहार डेवलप कर रहा है, हालाँकि कुछ कमियाँ हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। यह बोल के आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो अमूमन ये ट्रैपिंग क्वेश्चन होता है और इसमें डर हमेशा ये बना रहता है कि आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन नेगेटिव की ओर चला जाएगा। तो वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी ऐसे प्रश्न से आप बाहर निकल सकिए। तो वहाँ पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि बिहार बैकवर्ड है। हुआ क्या कि जैसे ही आपने इसका उत्तर दिया, फिर आपने बहुत सारे रिपोर्ट को कोट कर दिया, जो कि वहाँ पर आप नहीं भी बोलते तो काम चल जाता। क्योंकि इस तरह के आंसर देने के बाद क्या है कि बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन बन जाएँगे और नेगेटिव क्वेश्चन्स बन जाएँगे। तो यहाँ पे आप अलर्ट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे कि आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव बना रहे, गुडी-गुडी डायरेक्शन में बना रहे, ताकि आप कंफर्टेबल रहिए, पहली चीज़। दूसरा यह है कि आप किन्हीं का भी नाम अगर बोलिए तो श्री ज़रूर लगा दीजिए। श्री लगा देने से क्या होता है कि सम्मान का भावना एक आता है और बोर्ड मेंबर्स को वो अच्छा लगेगा। तीसरा यह है कि अगर मान लीजिए ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स में कोई फीमेल हो, तो वहाँ पे सर कभी नहीं बोलिएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कभी-कभी यह भी ध्यान रखिएगा कि कोई सेंटेंस अगर पूछा जाता है, अगर वो आंसर उसका मान लीजिए हाइली फैक्चुअल भी है, तो कंप्लीट सेंटेंस बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे एक सवाल था कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो आपको बोलना है जीएसटी इस महीने, इस डेट, इस साल को लागू हुआ। कंप्लीट सेंटेंस। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है। 2-3 चीज़ें और हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स आप उसको अच्छे से बना लीजिएगा। हम समझ सकते हैं कि आप उसके लिए रेडी नहीं थे इस क्वेश्चन के लिए। यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं ऐसे सवाल। तो ये सब ऐसे सवाल हैं ना जहाँ की आप अपने आपका जो मजबूत पक्ष है, वहाँ पर इंटरव्यू को आप डायरेक्ट कर दीजिएगा और इसी से अगर 3-4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए बन जाते हैं, तो आपका स्कोरिंग यहाँ पर जो स्कोप है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसको आप पहले से तैयार कर लीजिएगा। उसके अलावा क्या है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। महात्मा गांधी आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। ओवरऑल जो है आप अमित कुमार जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। आपका जो बेसिक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। आपका इंटरव्यू कब है? 18 को है, तो आज हो गया 14th हो गया। आप बस थोड़ा-थोड़ा जो चीज़ें अभी आपको बताया जाएगा उसको ब्रश अप कर लीजिए। आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। आप बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। नंबर आपको अच्छे आएँगे, उसके 2 कारण हैं। आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है। आप अच्छा बोलते हैं और नॉलेज बेस भी आपका बहुत शानदार है। तो ओवर टू पूजा। अमित जी, जैसा कि सर ने कहा, मैंने भी गेस किया, आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास है। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड, है ना? तो इन प्रश्नों का अगर आप उत्तर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, बोर्ड मेंबर जानते हैं, हम भगवान नहीं हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं पता होता है। उसमें आप सॉरी कह सकते हैं या सर, मैम जो है हम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैम ने सवाल किया आपके व्यक्तित्व का कमजोर पहलू क्या है ना? छोटा-छोटा, सर सुबह देर से उठते हैं, है ना? स्ट्रीट फूड ज़्यादा खा लेते हैं कभी-कभी, है? तो माइल्ड चीज़, ताकि उसमें आप फँसिए नहीं। हर आदमी है आजकल पढ़ने के कारण देर से उठता है। इतना बिज़ी रहते हैं कि फैमिली को कम समय दे पाते हैं, है ना? तो ये सब आप कमज़ोर पहलू बता सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सर हम टाइम के पंक्चुअल हैं, है ना? मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो आपको लगता है और उसपे 2 लाइन आप बना लीजिए। उसी प्रकार जैसे मैम ने एक क्वेश्चन किया आपके आदर्श कौन है? महात्मा गांधी को बोल सकते हैं, अपने मम्मी-पापा को बोल सकते हैं, कोई भी है। क्यों है? तो बचपन से उन्होंने पाला-पोसा ये सारी चीज़ें हमें मतलब शिक्षा-दीक्षा दी और हमें जो भी है वो उनका दिया हुआ है, एक लाइन में। तो ये सब और भी इस तरह के बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, जिसका अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर 5 प्रश्नों का उत्तर भी आपको नहीं आता है, बस आपको ध्यान देना है, आपके चेहरे पे सिकन नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलते समय ये नहीं है कि आपके हाव-भाव मुस्कुराहट वाले हो। आप थोड़ा और मुस्कुराइएगा तो अच्छे लगेगा। अपनी इस चीज़ की कमी हमने गेस की कि आप कम मुस्कुराते हैं। देखिए, मुस्कुराते हुए आप अच्छे लगते हैं।
अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना? तो मुस्कुराना है, बस सिर्फ ध्यान रखना है जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है उस समय हमारा फेशियल एक्सप्रेशन सॉरी वाला होना चाहिए, है ना? और आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है। अगला फीडबैक भावना की तरफ से। वीक पॉइंट उसी पे बात करना चाहेंगे। आप ब्लैकआउट हो गए थे कंप्लीटली, ठीक है? और अगर आप ब्लैकआउट हो भी गए थे, आप कंप्लीटली ब्लैंक हो भी गए थे, उस चीज को अपने चेहरे पे दिखने नहीं देना है, ठीक है ना? अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करिए, ठीक है? एक बार मिरर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, इंटरव्यू तक। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे कैसा बन रहा है। जब आप सॉरी बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा रिग्रेटफुल एक्सप्रेशन होना चाहिए। उस समय यू कैन लुक डाउन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्माइलिंग। स्माइल तो कभी मत कीजिएगा, ठीक है, जब सॉरी बोल रहे हो, ठीक है? और सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल आप बोल दीजिए, क्योंकि हमने ऐसा देखा कि आप पहले बोल देते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं सॉरी। नहीं, ये मत कीजिए। आपको नहीं आता है तो आपको स्टार्ट से ही आप ये बोर्ड मेंबर्स को फील करवा दीजिए कि हमको नहीं आता है, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ये नहीं कि आपने 1-2 लाइन बोल दिया उसके बाद सॉरी, नहीं, ये मत कीजिए। अदर देन दैट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिख रहा है, आई कॉन्टैक्ट सही है, एंट्री भी सही है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। अच्छा है अमित कुमार जी, आप जो अभी आपका रिदम है उसको बना के रखिए। जो भी आपको यहाँ पे एडवाइस दिया गया है, आप उसको थोड़ा-थोड़ा इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपका बेसिक्स बहुत शानदार है। आप इंटरव्यू के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आपको अच्छे नंबर आएँगे। आप बहुत ही पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।